जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री साइंस सिटी में। और आपके सामने हम चैप्टर लेकर हाजिर हुए जीव विज्ञान का कोशिका विभाजन पार्ट 1। पार्ट 2 हम लेकर जल्द ही आएंगे। तब तक आप इसको देखें और सेट प्रैक्टिस करें और इससे लाभ उठाएं। तो चलिए देर ना करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आपसे मेरा चैलेंज है कि इसमें से आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है कमेंट में जवाब जरूर दें और अपने आप को मूल्यांकन भी करें। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दें। तो चलिए, फ्री साइंस सिटी में आपका पुनः स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपका सामने पहला प्रश्न, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यह क्यों जरूरी है? सवाल कहता है कि एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यह क्यों जरूरी है? आपके सामने 4 ऑप्शन, वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए, तीसरा है घाव भरने या घाव मरम्मत करने के लिए, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन आप चुनिए और जवाब दीजिए। तो इस तरह से आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कि वृद्धि और विकास। क्योंकि कोशिका का विभाजन अगर ना होता तो हम इतने छोटे से इतना बड़ा नहीं होते। यह कोशिका विभाजन का ही देन है कि हम इतना बड़े से छोटे से बड़े हुए। यहाँ तक कि छोटा पौधा लगाते हैं और वह बड़ा हो जाता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही ऐसा संभव है। प्रजनन में भी बिल्कुल सही जवाब, प्रजनन में भी सहायक है कोशिका विभाजन। घाव की मरम्मत, यदि हमारा घाव हो जाता है, कहीं हम गिर जाते हैं, छिला जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो वहाँ पर फिर से मरम्मत होता है। तो वहाँ के अगल बगल की कोशिकाएं एक नई कोशिका यानी पुत्री कोशिका को जन्म देती है और इस तरह से हमारा घाव फिर से भर जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चौथा नंबर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? आपके सामने 4 ऑप्शन, एमजी स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, तीसरा है विरचाउ, एक से अधिक या कोई नहीं। आप जवाब दीजिए और हम वेट करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों आपके सामने नजर आ रहा है। ये है एमजी स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, विरचाउ, एक से अधिक या कोई नहीं। तो चलते हैं, देर ना करते हैं। 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाउ महोदय ने देखा, कोशिका विभाजन को। और रही बात एमजे स्लाइडेन साहब की, तो एमजे स्लाइडेन साहब और स्वान साहब ने मिलकर एक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्योंकि एक कोशिका के अंदर केंद्रक रहेगा, तारककाय रहेगा, गोल्जी बॉडी रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, राइबोसोम रहेगा इत्यादि, उसके अनेक अंग रहेंगे। तो ये ऐसा उन्होंने दोनों मिलकर मतलब एक सिद्धांत दिया था कोशिका के। और विरचाउ साहब ने कोशिका में विभाजन देखा था। एक मदर कोशिका थी जो विभाजन अपने आप को करके 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। इस तरह से कोशिका का विकास होता है और हमारे शरीर का विकास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। ओमनी सेल्यूला ए सेलुला, यह एक कथन है। ओमनी सेलुला ए सेलुला, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। यह पहले से कोशिका है, इससे यह 2 भागों में विभक्त होकर या 3 भागों में विभक्त होकर तीसरी कोशिका दूसरी कोशिका को जन्म देती है। इससे हमारा विकास, शरीर विकास करता है। तो यह कथन किसका है? रॉबर्ट हुक का, एमजी स्लाइडेन का, विरचाउ का, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट हुक साहब की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। और एमजी स्लाइडेन साहब की बात करें तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन और स्वान साहब ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जैसा कि पीछे हमने बताया। और विरचाउ साहब ने कोशिका विभाजन को देखा। इन्होंने ही बताया कि एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं, 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है, यानी विभाजन अपने आप को करके 2 टुकड़े 3 टुकड़ों में बांटकर नई कोशिकाओं को जन्म देती है। ये विरचाउ साहब ने कहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह रहा चौथा प्रश्न आपके सामने कि पहले से मौजूद कोशिका विभाजन के फल स्वरूप जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? पहले से मौजूद कोशिका है और वह कोशिका विभाजन करता है, अपने आप को
दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करता है, उसके फलस्वरूप जिस कोशिका का निर्माण होता है, यानी जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल तो यही है जो पहले से मौजूद है। डॉटर सेल, हाँ डॉटर सेल होगा। संतति सेल, हाँ ये भी होगा। संतति कोशिका यानी डॉटर सेल और संतति कोशिका, हिंदी में संतति और डॉटर इंग्लिश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि एक से अधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या एक से अधिक या कोई नहीं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए और जवाब दीजिए। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन चुके होंगे। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा 3 प्रकार से। पहला है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, और दूसरा है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। उम्मीद है कि आप यदि इसका थ्योरी के साथ पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, और आगे की हम बात बताएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस तरह से आपके सामने ये छठा प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कोशिका का विभाजन का प्रकार कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कोशिका का विभाजन का प्रकार कौन सा सही है? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एक से अधिक या कोई नहीं? तो जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया कि 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, और अनेकों प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और समसूत्री जो होता है हमारे कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिका में होता है, जैसे कि हमारा घुटना या कहीं छिल गया, कट गया तो वहाँ पर कोशिका विभाजन होकर मरम्मत हो जाता है, ठीक हो जाता है घाव। और अर्धसूत्री विभाजन यहाँ प्रजनन में होता है, प्रजनन, फीमेल और मेल गेमेट्स मिलते हैं, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के जरिए एक न्यू बेबी का निर्माण होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस तरह से आपके सामने 7वां प्रश्न है कि जनन कोशिका के अंतर्गत, जनन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जनन कोशिका के अंतर्गत कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार को सही इंगित करता है? जनन कोशिका, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एक से अधिक या कोई नहीं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन चुनिए, और नहीं आता है तो इसे 1 बार नहीं 2 बार देखिए और समझिए, और ना हो सके तो थ्योरी भी कहीं से पढ़ लीजिए और हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करिए। आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, ये मेरा दावा है। असूत्री विभाजन जैसा कि हमने पीछे बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, समसूत्री हमारा कटे फटे अंगों को मरम्मत करने में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में विभाजन में यह सहायक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस तरह से आपके सामने 8वां प्रश्न है असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस डिवीजन के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। पहला है जीवाणु नीलहरित शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है असूत्री विभाजन। केंद्रक पहले लंबा होकर 2 भागों में अलग हो जाता है, प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको याद भी करना पड़ेगा। चलते हैं, तो उम्मीद है कि आप सोच लिए होंगे। तो असूत्री विभाजन की बात करें तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, अविकसित कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसका केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली का निर्माण नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, अमीबा में तथा प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है, तो यह सही है। केंद्रक पहले लंबा होकर 2 भागों में अलग हो जाता है, ये भी सही है। केंद्रक जो है जैसे एक मदर कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, तो केंद्रक पहले धीरे धीरे लंबा होता है, ऐसे हो गया, ये केंद्रक लंबा हो गया, और लंबा होते होते यह 2 खंडों में बट गया, और एक पुत्री कोशिका और ये फिर 2 पुत्री कोशिका, और एक पुत्री केंद्रक और दूसरी पुत्री केंद्रक, यानी 2 कोशिका
संतति कोशिका में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक यानी कि पुत्री केंद्रक पहुंच जाता है, इसलिए 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप कहीं से भी एनसीईआरटी के बुक से मिला लीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न कि समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के बारे में कथन पर विचार करें। माइटोसिस सबसे पहले जंतु कोशिका में जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया, जिसका विभाजन कायिक कोशिका में होता है। यह घाव भरने तथा कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है, एक से अधिक या कोई नहीं। आप अपना ऑप्शन चुनिए और हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन चुके होंगे। तो समसूत्री विभाजन की बात करें, जैसे कि पिछले प्रश्नों में हमने कहा है कि सबसे पहले जंतु कोशिका में जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन में बहुत सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया गया। बिल्कुल सही जवाब, ये भी सही है और ये भी सही है। यह घाव भरने तथा कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है, ये भी सही है। ऑप्शन तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 से अधिक होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर ये हल कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा और नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है ये कि समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। बिल्कुल सही होती है। इसके बारे में सही कथन को चुने। सही कथन को चुनना है। मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। एक कोशिका है, ये मातृ कोशिका है, इससे 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र पहुंचते हैं, क्योंकि यह समसूत्री विभाजन की बात हो रही है। समसूत्री, अर्धसूत्री की नहीं, समसूत्री की विभाजन। मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। 2 पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही। मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका के गुणसूत्र बराबर होते हैं। बिल्कुल सही। 1 से अधिक या कोई नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन तीनों सही है। चलते हैं अगले यानी 11वें प्रश्न की तरफ। और यह रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होती है। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होती है। सही कथन पर विचार करें। इंटरफेज अंतरावस्था, माइटोसिस फेज सूत्री अवस्था, मेटाफेज 1 से अधिक या कोई नहीं। यह चुनना है कि किस किस अवस्था में समसूत्री विभाजन, यहाँ पर आंसर दिया गया है कि 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, लेकिन कौन सा, इंटरफेज में, माइटोफेज में या मेटाफेज में, यह आपको चुनना है। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चारों में से चुने। उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन चुके होंगे। तब तक हम आपको वेट करने के लिए तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होती है। सही कथन पर विचार करें। इंटरफेज 2 अवस्था कौन कौन सी है? इंटरफेज अंतरावस्था। अंतरावस्था की बात करें तो कोशिका विभाजन की यहाँ तैयारी होती है। कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और सबसे बड़ी अवस्था है। यह जो है सबसे बड़ी अवस्था है, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। और यहाँ जो कोशिका विभाजन में जितना भी समय लगता है 95% समय यही इंटरफेज अंतरावस्था में ही लगता है। और माइटोसिस फेज सूत्री विभाजन की बात करें तो इसमें पहले यह 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है केंद्रक का विभाजन। यहाँ केंद्रक का विभाजन होगा और दूसरा बार में हो जाएगा कोशिका का विभाजन, जिसे कहते हैं कोशिका का विभाजन इसे, और इसे केंद्रक का विभाजन। और रही बात मेटाफेज, तो मेटाफेज ऑप्शन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कहता है कि समसूत्री विभाजन के अंतर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? समसूत्री विभाजन, यहाँ पर समसूत्री विभाजन के बारे में ही बात चल रही है। तो समसूत्री विभाजन के अंतर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है कोशिका विभाजन की तैयारी, दूसरा है यह सबसे बड़ी अवस्था है, तीसरी है समसूत्री विभाजन में 95% समय यही लगता है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया कि कोशिका विभाजन की यहाँ तैयारी होती है। समसूत्री विभाजन के अंतरावस्था में, यहाँ पर अंतरावस्था है, अंतरावस्था ऐसे होगा, अंतरावस्था जिसे कहते हैं इंटरफेज,
इसको कहते हैं INTERPHASE। इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, बिल्कुल सही। यह सबसे बड़ी अवस्था है, बिल्कुल सही। समसूत्री विभाजन में 95% समय यही लगता है, बिल्कुल सही। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर थोड़ा सा कठिन सवाल। सूत्री अवस्था के अंतर्गत पहले केंद्रक का विभाजन, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है। हमने जैसे कि पिछले प्रश्न में अभी पिछले प्रश्न में देखा कि सूत्री अवस्था के अंतर्गत पहले केंद्रक का विभाजन होता है। पहले केंद्रक का विभाजन यानी केंद्रक 2 भागों में बंटता है, फिर उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है, यानी एक कोशिका यहाँ पर 2 कोशिका में बढ़ जाएगा और इधर भी केंद्रक और इधर भी केंद्रक हो जाएगा। तो इसके बारे में 4 ऑप्शन है कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को चुने। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को, यहाँ सवाल कर रहा है कि केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को सही कौन सा है, तो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। और मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है, इसलिए कि सबसे पहले होता है प्रोफेज, सबसे पहले प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, पहले प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टेलोफेज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न। कोशिका के वास्तविक विभाजन, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज यानी पूर्व अवस्था में होती है। निम्नलिखित कथन की सत्यता की पुष्टि करें। निम्नलिखित कथन की सत्यता की पुष्टि करने के लिए कह रहा है कि इसमें तारक काय सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना जा सकता है। चौथा है 1 से अधिक या कोई नहीं। आप इस प्रश्न को गहराई से पढ़ें और उत्तर भी गहराई से चुनें, तब तक हम आपको मौका देते हैं। तो उम्मीद है कि आप ऑप्शन चुन चुके होंगे। यहाँ पर सवाल है कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज में होती है। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज यानी पूर्वावस्था में होती है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें तारक काय जो सेंट्रोसोम होता है, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं, तारक काय जो बेलनाकार जैसा होता है, तो यह सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, यानी दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। बिल्कुल सही, ये तो सही लगता है। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही, क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना जा सकता है, ये गलत है। इस अवस्था में, क्योंकि झुंड में है तो गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है। ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। फिर भी ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि एक सही 2 सही और तीसरा गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, कोशिका विभाजन के मेटाफेज मध्यावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, कोशिका विभाजन के मेटाफेज मध्यावस्था में क्रोमोसोम गिना जा सकता है, जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लक्षणों को पहचाने। कोशिका विभाजन के मेटाफेज मध्य अवस्था में क्रोमोसोम गिना जा सकता है। बिल्कुल सही, जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लक्षणों को पहचाने। लक्षण है पहला, इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य के लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा है, इसमें सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रोसोम में तर्कु तंतु, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। 1 से अधिक या कोई नहीं। आप प्रश्न को गहराई से पढ़ें और ऑप्शन को भी गहराई से पढ़ें, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपको कोशिका विभाजन से सवाल नहीं छूटने वाला है। आप इस पर विचार करें, तब तक हम आपको मौका देते हैं। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन। तो कोशिका विभाजन के मेटाफेज या मध्य अवस्था में क्रोमोसोम गिना जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम गिना जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है? मेटाफेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य के लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी मध्य के लाइन में क्रोमोसोम जो है व्यवस्थित हो जाते हैं मध्य में, इधर भी और इधर भी, बीच में मध्य में। इसमें सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रोसोम तारक काय दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलने लगता है, यानी धागे नुमा निकलने लगते हैं और अपने अपनी ओर क्रोमोसोम को खींच लेते हैं, जिसमें 2 भागों में बट जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी से जरूर मिलाएं और हो सके तो आप
थ्योरी के साथ जरूर पढ़ें और थ्योरी पढ़ने के बाद इसको हल करें। चलते हैं अगले। इस तरह से आपके सामने 16वां प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के पश्चावस्था एनाफेज, कोशिका विभाजन के पश्चावस्था एनाफेज के बारे में क्या सत्य है। पहला है तर्कु तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। दूसरा है यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। तीसरा यह कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देता है। चौथा एक से अधिक या कोई नहीं। आप ऑप्शन को चुनें। हमने पहले ही बताया था कि कोशिका विभाजन पहले होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनाफेज की, इसके बाद टेलोफेज से सवाल आएगा। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। तो तर्कु तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, हाँ बिल्कुल सही। पश्चावस्था यानी एनाफेज, यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। यह कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देता है, करो नहीं, भागों में विभाजित कर देता है, जो बिल्कुल गलत है। जो ऑप्शन नंबर 3 बहुत गलत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 और 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। अंत्यावस्था टेलोफेज के लिए सही कथन का चुनाव करें। अंत्यावस्था टेलोफेज के लिए सही कथन का चुनाव करना है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, एक से अधिक या कोई नहीं। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप अपना ऑप्शन चुनिए और तब तक जवाब। तो उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन चुके होंगे। आप थ्योरी जरूर पढ़ें और मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी फ्री साइंस सिटी फाउंडेशन बैच, हमारा जो है यूट्यूब चैनल फ्री साइंस सिटी फाउंडेशन के लिए तैयारी के लिए आप इससे सेट प्रैक्टिस करें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और हम कोशिका विभाजन पार्ट 2 जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो चलते हैं उत्तर की ओर। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल सही। एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, तभी तो कोशिका विभाजन होगा। एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 से अधिक है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, 18वां। तो अंतिम प्रश्न है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और थ्योरी पढ़ें और मेरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न फ्री साइंस सिटी YouTube चैनल से सहयोग लें और हल करें, और इससे बहुत आपको फायदा होगा। और याद भी करें, हो सके तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक प्रश्न है तो एक ही उत्तर इसमें आपको मिलेगा। बहुत सारे उत्तर मिलते हैं, बहुत सारे सवाल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण के साथ पढ़ाया जाता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था निम्नलिखित है। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री हमने सबसे पहले पढ़ा असूत्री विभाजन, जो प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, शैवाल, नीलहरित शैवाल इत्यादि में होता है। और समसूत्री विभाजन हमारे कायिक कोशिका में जैसे कटे फटे अंगों को मरम्मत करने के लिए समसूत्री विभाजन यहाँ चल रहा है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था निम्नलिखित है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। मैत्री कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्र समान परिवहन होता है, 1 से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन चुनिए और जवाब दीजिए। तो आपके सामने ये अंतिम प्रश्न। मेरे YouTube चैनल फ्री साइंस सिटी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें। तो इस तरह से इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। मैत्री कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्र समान, यानी यहाँ पर 46 गुणसूत्र रहता है, तो पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र ही आएगा, ना कि कम या ज्यादा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं। आज का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और इस तरह से सपोर्ट करें, कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों के बीच सहयोग से शेयर करें, और हो सके तो मुझे भी सहयोग करें। फाउंडेशन बैच फ्री साइंस सिटी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।